Hello everyone, welcome to our channel Maths with Bhaguni sir. In the previous video, we have completed question answer of class 11th English book Hornbills, first chapter The Portrait of a Lady. In this video, we will see some other important question answer of this chapter. Let's begin. जैसे एग्जाम में आपने देखा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर दिया जाता है, मीन्स एक ही क्वेश्चन को कई तरह से दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में कितनी तरह से आपके एग्ज़ाम में एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से आ सकता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ हाउ लॉन्ग हैड द नरेटर नोन हिज ग्रैंडमदर ओल्ड एंड रिंकल्ड, व्हाट डिड पीपल से, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट। तो जो नरेटर हैं, जो स्टोरी बता रहे हैं, जो राइटर हैं इस स्टोरी के, वो अपनी ग्रैंडमदर को ओल्ड और रिंकल्ड कब से जानते हैं, वो कब से अपनी ग्रैंडमदर को ओल्ड और रिंकल्ड देख रहे हैं और इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और नरेटर ने कैसे रिएक्ट किया और लोग जो बोलते हैं उनकी बातों पर नरेटर कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आंसर इज द नरेटर हैड नोन हिज ग्रैंडमदर ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द लास्ट 20 years. She was terribly old. Perhaps she could not have looked older. People said that she had once been young and pretty. They said that she even had a husband. The narrator found it hard to believe. तो नरेटर जब से अपनी ग्रैंडमदर को जानते हैं, वो जब से अपनी ग्रैंडमदर को देख रहे हैं, मीन्स पिछले 20 years से, पिछले 20 सालों से, तो वो तब से उन्हें ओल्ड और रिंकल्ड ही देख रहे हैं और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। शायद वो इससे ज़्यादा बूढ़ी अब नहीं दिख सकती। और लोग कहा करते थे कि वो कभी बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे। लेकिन नरेटर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर को लास्ट 20 years से ओल्ड और रिंकल्ड ही देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। तो जो नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं, उनका जो पोर्ट्रेट वहाँ लगा हुआ है उसमें वो कैसे दिखाई देते हैं, उनकी जो अपीयरेंस है उस पोर्ट्रेट में वो कैसी है। सो यू कैन राइट हिज ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, हिज क्लॉथ्स वर लूज फिटिंग, ही वोर अ बिग टर्बन, ही लुक्ड टू ओल्ड टू हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो नरेटर कहते हैं कि जो पोर्ट्रेट वहाँ लगा है उनके ग्रैंडफादर का, उसमें वो बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, उनकी लॉन्ग वाइट बियर्ड है, लंबी सफ़ेद रंग की उनकी दाढ़ी है और उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं और उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है। वो बहुत इतने बूढ़े लग रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके वाइफ या चिल्ड्रन कभी हुए होंगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके केवल बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। वो 100 years के लग रहे हैं पोर्ट्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which thought about the grandmother was often revolting and for whom? तो ग्रैंडमदर के बारे में ऐसा कौन सा थॉट है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है और किसके लिए। सो आंसर इज द नरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज वेरी ओल्ड एंड रिंकल्ड, शी हैड स्टेड एट दिस स्टेज for the last 20 years. People said that once she was young and pretty. The narrator couldn't even imagine her being young, so the thought was revolting to him. तो जो नरेटर की मदर हैं वो बहुत बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पर रिंकल्ड हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और पिछले 20 years से वो इसी स्टेज में, इसी सिचुएशन में हैं। मतलब पिछले 20 सालों से वो ऐसी ही दिख रही हैं और लोग कहते हैं कि वो कभी बहुत यंग थी, बहुत प्रिटी थी। लेकिन नरेटर को इस बात पर विश्वास नहीं होता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी जो ग्रैंडमदर हैं वो कभी यंग रही होंगी। तो ये थॉट जो है वो नरेटर के लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अगेन इसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह के तरीके से दिया गया है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी यंग और प्रिटी थी, इस थॉट पर, इस विचार पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। तो इसी लाइन को आपको एक्सप्लेन यहाँ करना है। सो यू कैन राइट द नरेटर्स ग्रैंडमदर वॉज टेरिबली ओल्ड, शी कुड नॉट अपीयर यंग एंड ब्यूटिफुल, हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट,
द वेरी आइडिया ऑफ हर बीइंग यंग एंड प्रिटी डिड नॉट अपील टू द माइंड। तो नरेटर की ग्रैंडमदर बहुत बूढ़ी थी और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते वो कभी यंग रही होंगी या कभी ब्यूटीफुल रही होंगी। नरेटर को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि उनकी ग्रैंडमदर कभी यंग होंगी या कभी ब्यूटीफुल भी रही होंगी। उनके चेहरे पर झुर्रियों का ताना बाना बन गया है, वो शॉर्ट हाइट की हैं, थोड़ी सी फैट हैं और थोड़ा झुकी हुई भी हैं आगे को। और ये आइडिया कि वो कभी यंग और प्रिटी रही होंगी, ये उनके माइंड में, नरेटर के माइंड में ये बात अपेयर ही नहीं होती। वो इमेजिन ही नहीं कर पाते कि उनकी ग्रैंडमदर कभी ओल्ड और रिंकल्ड, कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। Next question is, the narrator's grandmother could never have been pretty, but she was always beautiful. Explain the importance of the statement. Statement आपको यहाँ दी गई है, इसकी importance को आपको explain करना है। क्या है statement? कि जो narrator की grandmother हैं वो शायद कभी pretty ना रही हो, लेकिन वो हमेशा से बहुत beautiful थी। तो क्या है इसकी importance? She was terribly old to appear pretty. Her face was a crisscross of wrinkles. She was short, fat and slightly bent. She couldn't create any physical appeal or attraction. However, in her spotless white dress and grey hair, she was a picture of serenity, peace, sobriety and beauty. तो जो नरेटर की ग्रैंड मदर हैं वो बहुत प्रिटी हैं और कभी वो प्रिटी रही हों, शायद वो कभी मीन्स वो इतनी ओल्ड हैं कि ऐसा इमेजिन करना कि वो कभी प्रिटी रही होंगी उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके फेस पर रिंकल्स के क्रिस क्रॉस बना हुआ है, उनके चेहरे पर झुर्रियों का ताना बाना है। मीन्स जिस साइड में देखे जाए उनके फेस को वहाँ सिर्फ झुर्रियाँ ही दिखाई देती हैं। वो थोड़ा शॉर्ट हाइट की हैं, थोड़ी फैट हैं और थोड़ा आगे को झुकी हुई भी हैं। और उनका फिज़िकल जो अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मतलब वो कोई उनकी जो बॉडी है कोई फिज़िकल अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती है। लेकिन फिर भी जो उनकी स्पॉटलेस वाइट ड्रेस है और उनके जो वाइट हेयर हैं उन्हें अगर देखा जाए या उनके नेचर को अगर देखा जाए तो बहुत पीस, बहुत शांति मिलती है। वो बहुत ब्यूटीफुल है, मीन्स उनका जो दिल है, उनका जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो जो प्रिटी वर्ड यहाँ दिया गया है, इट रेफर्स टू हर आउटर अपीयरेंस एंड ब्यूटीफुल रेफर्स टू हर इंटरनल अपीयरेंस। तो चाहे वो प्रिटी ना रही हो लेकिन उनका जो दिल है वो बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी। देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ घुमाकर दिया गया है कि ऑथर के लिए इस बात पर विश्वास करना क्यों मुश्किल था कि उनकी ग्रैंड मदर कभी यंग और प्रिटी रही होंगी। सो आंसर इज, शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड लेडी. She had been old and wrinkled for more than 2 decades. It is said that once she had been young and pretty, but it is hard to believe so. जो जनरेटर की दादी थी वो बहुत बूढ़ी औरत थी, वो बहुत ओल्ड थी, उनके रिंकल्ड थे, मीन्स लास्ट 20 ईयर्स से उनके फेस पर रिंकल थे, वो बहुत बूढ़ी लग रही थी। और ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं कि वो यंग और प्रिटी रही थी अपने समय में, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर्स ग्रैंडमदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। कमेंट। तो जो नरेटर की ग्रैंडमदर हैं उनको यहाँ कंपेयर किया गया है विंटर लैंडस्केप से। मीन जब माउंटेन्स पे बर्फ़ पड़ती है तो उस समय जो सीन वहाँ का होता है उसी से उनके ग्रैंडमदर के नेचर को कंपेयर किया गया है। तो इस कमेंट को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, बताना है कि कैसे। आंसर इज, the grandmother was always dressed in spotless white. She had silvery hair, her white locks spread untidily over her pale and wrinkled face. She looked like an expanse of pure white serenity. The stretch of snow over the mountains looks equally white and peaceful. So her silvery locks and white dress made her look like the winter landscape in the mountains. तो जो ग्रैंड मदर जब स्पॉटलेस वाइट कलर की ड्रेस पहनती थी, उनके जो बाल थे वो वाइट कलर के थे और उनके जो लॉक्स, उनके जो हेयर हैं वो उनके पीले पड़े हुए और रिंकल्ड फेस पर अनऑर्गेनाइज तरीके से बिखरे रहते थे। लेकिन फिर भी जो उनकी
उनका जो फेस है उससे बहुत शांति मिलती थी, उनको देखकर, उनके नेचर को देखकर बहुत लोगों को बहुत शांति मिलती थी। जैसे जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं विंटर्स मौसम में, जैसे वहाँ स्नो पड़ी होती है, उस मौसम को देखकर, उस नज़ारे को देखकर हमें जो शांति मिलती है वही नरेटर की ग्रैंड मदर को देखकर मिलती थी। इसलिए उन्हें यहाँ विंडो लैंडस्केप से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स? नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर एक अच्छे दोस्त कैसे बने? So you can write, during his childhood, the narrator stayed with his grandmother in the village. She was his constant companion. She looked after him. She used to wake him up. She got him ready for school in the morning. She would give him breakfast. She went to school with him. तो जब नरेटर बच्चे थे, उनके बचपन में नरेटर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे गांव में। वो लगातार उनके कंपनी में रहा करते थे, लगातार उनके साथ रहे बचपन से। नरेटर की ग्रैंड मदर उनकी देखभाल किया करती थी, उन्हें सुबह उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी किया करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया करती थी और उनके साथ स्कूल भी जाया करती थी। तो इस तरह से नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर एक अच्छे फ्रेंड बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट? हाउ वुड शी मूव अबाउट द हाउस? नरेटर की जो ग्रैंड मदर हैं वो सीधे क्यों नहीं चल सकती थी और वो घर में किस तरह से चलती होंगी? आंसर इज, द ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट एंड फैट. शी वॉज ऑल्सो स्लाइटली बेंट. शी पुट वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू सपोर्ट द स्टूप. शी कुड नॉट वॉक स्ट्रेट. शी वॉक्ड लाइक अ लेम पर्सन. शी लिम्प्ड और हॉबल्ड अबाउट वाइल मूविंग. तो ग्रैंड मदर थोड़ी शॉर्ट थी, उनकी हाइट जो थी वो कम थी, वो थोड़ी मोटी सी थी और थोड़ा आगे को झुकी हुई भी थी। वो सपोर्ट के लिए अपने एक कमर में हाथ रखा करती थी ताकि वो अच्छे से चल सके। वो सीधी नहीं चल सकती थी क्योंकि वो इस एज में थी कि वो सीधी नहीं चल सकती थी, थोड़ा झुक गई थी। वो लंगड़ा कर चलती थी और वो जब चलती थी तो थोड़ा सा लंगड़ाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Describe how the grandmother spent her time while the narrator sat inside the village school. तो जब नरेटर गांव के स्कूल में अंदर बैठे होते थे, अपने स्टडी कर रहे होते थे, तो उनकी ग्रैंड मदर उस समय अपना टाइम कैसे स्पेंड किया करती थी? आंसर इज, द ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विद द नरेटर. द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. द नरेटर वुड लर्न अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर एट स्कूल. द ग्रैंड मदर वुड sit inside the temple. There she would read holy books. Thus she spent her time before they came back together. तो नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी वो नरेटर के साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल के साथ अटैच था। तो जब नरेटर अपने अल्फ़ाबेट पढ़ रहे होते थे, अपने स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर कर रहे होते थे, तो और नरेटर की जो ग्रैंड मदर हैं वो टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी, वो वहाँ होली बुक्स पढ़ा करती थी। और जब नरेटर अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया करते थे तो दोनों साथ घर आ जाया करते थे। तो इस तरह से नरेटर की ग्रैंड मदर अपना डे स्पेंड किया करती थी जब नरेटर स्कूल में स्टडी कर रहे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रैंड मदर हैज़ बीन पोर्ट्रेड एज अ वेरी रिलीजियस लेडी. व्हाट डिटेल्स इन द स्टोरी क्रिएट दिस इम्प्रेशन? नरेटर की जो ग्रैंड मदर हैं उनको एक रिलीजियस लेडी के उनको बताया गया है कि वो एक धार्मिक लेडी हैं। तो ऐसा कौन सी डिटेल, कौन सी छाप हमें देखने को मिलती है इस स्टोरी में? She visited the temple every morning and read scripture. At home she always mumbled inaudible prayer and kept telling the beads of rosary. She would repeat prayers in a sing-song manner while getting the narrator ready for school. All these details create the impression that she was a religious lady. तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो एक रिलीजियस लेडी थी क्योंकि वो हर सुबह मंदिर जाया करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी और जब वो घर पर भी रहा करती थी तो वो प्रेयर रिसाइट करती रहती थी और जबकि जो माला है उसके मन के गिनते रहती थी। और वो जब स्कूल के लिए ऑथर को रेडी किया करती थी तब भी वो गाते हुए प्रेयर को रिपीट किया करती थी ताकि जो उनके ग्रैंडसन हैं वो भी उसको सीखें। तो ये सारी जो डिटेल हैं वो हमको बताती हैं कि ऑथर की ग्रैंड मदर एक रिलीजियस लेडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The grandmother had a divine beauty. How does the author bring this out? ग्रैंडमदर की एक डिवाइन ब्यूटी थी, तो जो ऑथर हैं वो इसको किस तरह बाहर लाते हैं, किस तरह हमें बताते हैं? So answer is the grandmother's silvery locks scattered untidily over her pale and wrinkled face. This made her look like an expanse of pure white serenity. She had a divine beauty. She looked like the winter landscape in the mountains. जो नरेटर की ग्रैंडमदर हैं उनके बाल सफ़ेद थे, जो उनके पीले पड़े हुए उनके झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे रहते थे, और ये जो लुक है वो उन्हें एक प्योर वाइट सेरेनिटी की तरह लगता था। जैसे जब माउंटेन्स पे विंटर के टाइम स्नो पड़ती है तो वो जो लुक होता है वहाँ का, वैसा ही लुक उनकी ग्रैंडमदर के फेस पे भी दिखाई देता था, इसीलिए उनको डिवाइन ब्यूटी कहा गया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रूफ्स डू यू फाइंड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी में जो ग्रैंडमदर हैं और उनके ग्रैंडसन हैं मीन्स नरेटर, उनकी जो फ्रेंडशिप है उसके हमें क्या प्रूफ्स देखने को मिलते हैं? आंसर इज द ग्रैंडमदर वॉज क्लोजली अटैच्ड टू द नरेटर इन हिज चाइल्डहुड. शी वोक हिम, गॉट हिम रेडी एंड टुक हिम टू स्कूल. शी प्रिपेयर्ड हिज वुडन स्लेट. शी वेटेड इन द टेम्पल while he studied in school. They returned home together. तो ग्रैंडमदर और नरेटर बचपन से ही दोनों क्लोजली अटैच थे. उनकी ग्रैंडमदर उन्हें उठाया करती थी, सुबह रेडी किया करती थी, उनके साथ स्कूल जाया करती थी, उनकी जो वुडन स्लेट है उसको तैयार किया करती थी, और टेम्पल के बाहर उनका वेट किया करती थी. जब नरेटर अपने स्कूल में स्टडी ख़त्म कर लिया करते थे तो टेम्पल के बाहर उनका वेट किया करती थी और दोनों साथ में घर आया करते थे. तो ये सारे प्रूफ्स हैं स्टोरी में जो बताते हैं कि ग्रैंडमदर और उनके जो ग्रैंडसन हैं उनकी फ्रेंडशिप किस तरह की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंडमदर वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन. गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. ग्रैंडमदर और जो नरेटर की ग्रैंडमदर थी वो एक काइंड हार्टेड वुमेन थी. तो आपने आंसर के सपोर्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ देने हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रैंडमदर काइंड हार्टेड वुमेन थी. सो यू कैन राइट, ग्रैंडमदर हैड अ वेरी काइंड हार्ट. शी लव्ड हर ग्रैंडसन. शी लव्ड इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स. इन द विलेज शी फेड द स्ट्रीट डॉग्स. इन द सिटी शी वुड फीड द स्पैरोज. तो जो ऑथर की ग्रैंडमदर थी वो बहुत काइंड हार्टेड वुमेन थी. वो अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करती थी और यहाँ तक कि वो बर्ड्स और एनिमल्स से भी प्यार करती थी. और जब वो गांव में थे तो वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाया करती थी. लेकिन जब वो शहर आ गए वहाँ वो स्पैरोज को फीड कराया करती थी, स्पैरोज को दाना खिलाया करती थी. तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि ऑथर की ग्रैंडमदर एक काइंड हार्टेड वुमेन थी. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. वट वॉज द टर्निंग पॉइंट? तो एक स्टेटमेंट स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट था. ऑथर ये बताते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप का एक टर्निंग पॉइंट आया. तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था? आंसर इज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी. नाउ द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ बस. Grandmother could no longer accompany him to school, although they shared the same room. They saw less of each other. तो ये टर्निंग पॉइंट तब आया उनकी फ्रेंडशिप में जब वो शहर में शिफ्ट हो गए. अब नरेटर एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करते थे और बस से स्कूल जाया करते थे. तो अब ग्रैंडमदर उन्हें कंपनी नहीं दे सकती थी, वो उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी. हालांकि वो सेम रूम ही शेयर किया करते थे लेकिन वो एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे थे. तो इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन विलेज स्कूल एजुकेशन एंड सिटी स्कूल एजुकेशन. तो गांव के जो स्कूल की एजुकेशन होती है और सिटी स्कूल की जो एजुकेशन होती है उसको यहाँ कंपेयर करना है आपको कि दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है. सो यू कैन राइट, elementary education was given in village school. The pupils were taught alphabet and multiplication tables. It was quite simple, confined to the 3 R's: reading, writing and arithmetic. In the city school, English, science and music were taught. Unlike village school, there was no teaching about God and scripture.
तो जो विलेज के स्कूल होते हैं वहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वहाँ अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल सिखाई जाती है। वहाँ की जो एजुकेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है, रीडिंग, राइटिंग या अर्थमेटिक। और जो शहर के स्कूल होते हैं वहाँ इंग्लिश सिखाई जाती है, साइंस और म्यूज़िक सिखाया जाता है। और गांव के स्कूलों की तरह शहर के स्कूल में गॉड या स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ग्रैंडमदर रिएक्ट टू द नरेटर्स रिसीविंग एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल? तो जब नरेटर सिटी में शिफ्ट हो गए और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे, इंग्लिश एजुकेशन लेने लगे, तो उनके ग्रैंडमदर ने कैसे रिएक्ट किया? आंसर इज, she did not believe in the things they taught at the English school. She hated Western science and learning. She was pained to know that there was no teaching of God and the scripture there. तो जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे नरेटर, तो उनके ग्रैंड मदर को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनको वेस्टर्न साइंस सीखने से नफरत थी। वो पसंद नहीं करती थी कि उनके ग्रैंडसन वेस्टर्न साइंस सीखे, इंग्लिश सीखे। उन्हें और भी दुख हुआ जब उन्हें ये पता चला कि उनके स्कूल में गॉड या स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग ऑफ द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर इन द सिटी? गिवन 3 रीजन। आपको 3 रीजन यहाँ देने हैं कि वो कौन से कारण हैं कि नरेटर और उसकी जो ग्रैंडमदर हैं उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी थी। उनके क्या रीजन थे? सो यू कैन राइट, as the years rolled by, the narrator grew older. His dependence on grandmother became lesser. He started going to an English school in a motor bus. She could not go with him. Moreover, she couldn't help him in teaching English and science. She hated English school. There was no teaching about God and scripture there. All these things distanced the narrator from his grandmother. तो जैसे जैसे समय बीता गया, नरेटर बड़े होते गए और उनकी जो डिपेंडेंस थी अपने ग्रैंड मदर पर वो भी कम होती गई। अपनी ग्रैंड मदर पर जितना वो डिपेंड रहते थे शुरू में, वो भी धीरे धीरे कम होता गया। अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, वो बस से स्कूल जाने लगे थे। अब उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जाया करती थी और ना ही उनको इंग्लिश और साइंस पढ़ाने में कोई हेल्प कर सकती थी। ऑथर की ग्रैंड मदर को इंग्लिश स्कूल से नफरत थी, वो पसंद नहीं करती थी उस स्कूल को, क्योंकि वहाँ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो इन सब बातों से उन ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच दूरियां आने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज द नरेटर्स ग्रैंड मदर सो मच एलर्जिक टू म्यूजिक? ऑथर की नरेटर की ग्रैंड मदर को म्यूजिक से इतनी नफरत क्यों थी? Why was the grandmother disturbed when she came to know that music lessons were being given at school? तो ऑथर की ग्रैंडमदर क्यों परेशान हो गई जब उन्हें ये पता चला कि ऑथर के स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाने वाला है? आंसर इज, शी कंसिडर्ड दैट म्यूजिक है lewd association. It was not meant for decent people and gentle folk. It was actually the monopoly of prostitutes and beggars. तो ऑथर की ग्रैंडमदर ऐसा सोचती थी कि म्यूज़िक सीखना अच्छी बात नहीं है। जो अच्छे घरों के लोग होते हैं ये उनका काम नहीं है, ये काम है भिखारियों का, और जो गरीब लोग हैं उनका ये काम है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी कि उनके ग्रैंडसन स्कूल में म्यूज़िक सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर फाइनली स्नैप्ड? नरेटर और उनकी ग्रैंड मदर का जो रिलेशनशिप था, जो फ्रेंडशिप थी उनके बीच, उसका जो कॉमन लिंक था वो फाइनली कैसे ब्रेक हो गया था? कब ब्रेक हुआ? आंसर इज, द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी. नाउ ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. दिस सेपरेटेड द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर. द कॉमन लिंक ऑफ दियर फ्रेंडशिप वॉज दस फाइनली ब्रोकन. तो जब नरेटर फर्दर स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उन्हें खुद का रूम दिया गया और वो अपनी ग्रैंड मदर से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो इसके बाद जो उनकी फ्रेंडशिप का कॉमन लिंक था वो फाइनली टूट गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी? तो जब नरेटर यूनिवर्सिटी चले गए तो उनकी ग्रैंड मदर अपना दिन कैसे बिताया करती थी? आंसर इज, शी नाउ लिव्ड अलोन इन हर रूम. शी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली. She was now always busy with her spinning wheel.
She sat at her spinning wheel reciting prayers. She hardly talked to anyone. In the afternoon, she would feed the sparrows. This was her only pastime. तो नरेटर के यूनिवर्सिटी जाने के बाद उनकी ग्रैंड मदर अपने रूम में अकेले रहा करती थी और जो सेपरेशन था, जो अकेलापन था, वो उन्होंने चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। अब वो अपनी स्पिनिंग व्हील में बिजी हो गई थी। वो स्पिन व्हील को स्पिन किया करती थी और प्रेयर रिसाइट किया करती थी। वो किसी से भी बात करना उन्होंने बहुत कम कर दिया था और दोपहर के समय वो स्पैरोज को फीड कराया करती थी, उनको दाना डाला करती थी। तो इस तरह वो अपना टाइम बिताया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ दियर सिटी हाउस? तो ग्रैंड मदर जब सिटी हाउस का जो कोर्टयार्ड है, जो आंगन है, वहाँ स्पैरोज को क्यों फीड कराया करती थी? इन द विलेज शी यूज टू थ्रो चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स, बट देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, सो शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस। क्योंकि जब वो विलेज में थी ऑथर की ग्रैंड मदर, तो वो जो स्ट्रीट डॉग्स थे वहाँ उनको चपातीज दिया करती थी खाने के लिए। लेकिन जब वो शहर आ गए तो वहाँ गलियों में कोई भी डॉग नहीं थे, तो जो उनके कोर्टयार्ड में स्पैरोज उड़कर आया करती थी वो उनको तब दाना डालने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ ग्रैंड मदर स्पेंड हाफ एन आवर विद द स्पैरोज, हाउ डिड शी फील देन? तो जो दिन का जो हाफ एन आवर है, जो आधा घंटा है, जो ग्रैंड मदर अब स्पैरोज के साथ बिताया करती थी, उसको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है और उस समय वो कैसा फील किया करती थी। सो यू कैन राइट, द ग्रैंड मदर यूजुअली फेड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। शी सैट इन द veranda. She broke bread into little bits. Hundreds of sparrows would gather there. They would chirp noisily. Some perched on her legs and shoulders. Some sat even on her head. She enjoyed feeding them. She never pushed them away. It was her happiest hour, half an hour. तो ग्रैंड मदर दोपहर के समय स्पैरोज को फीड कराया करती थी, उनको दाना खिलाया करती थी। जब वो अपने बरामदे में बैठ जाती थी, दोपहर के समय अपने वरांडा में बैठ जाया करती थी और वहाँ वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया करती थी और उनके वरांडा में हजारों स्पैरोज उड़कर आ जाया करती थी और वहाँ चहचहाती थी, जिससे बहुत शोर हो जाया करता था। तो उनमें से कुछ स्पैरोज ग्रैंड मदर की लेग में, कुछ शोल्डर में और यहाँ तक कि कुछ उनके हेड पर भी बैठ जाया करती थी और ग्रैंड मदर को उनको दाना खिलाने में बहुत मज़ा आता था। वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती थी। वो ग्रैंड मदर उन्हें भगाया नहीं करती थी, बल्कि वो उनके दिन का सबसे अच्छा हाफ एन आवर हुआ करता था। वो आधा घंटा उनके दिन का बेस्ट टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर? देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से घुमाकर यहाँ दिया गया है कि ग्रैंड मदर का दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था। The happiest half an hour of her day used to be the time when grandmother fed the sparrow. She would sit in the veranda breaking the bread into little bits. The sparrow would collect around her. They chirped noisily. Some perched on her legs and shoulders. Some even sat on her head. She relished this game. She never shooed them away. तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट दिन का ग्रैंड मदर का वो हाफ एन आवर था, आफ्टरनून का हाफ एन आवर था, जब वो स्पैरोज को दाना डाला करती थी। वो वरांडा में बैठकर ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लिया करती थी। उनके चारों ओर बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठा हो जाती थी। वो वहाँ चहचहाती थी, शोर करती थी और कुछ स्पैरोज उनकी लेग्स में, कुछ उनके शोल्डर में और कुछ उनके हेड पर भी बैठ जाया करती थी। तो इस गेम को ग्रैंड मदर बहुत इंजॉय किया करती थी, वो उन्हें भगाती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सी द नरेटर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन? तो जब नरेटर यूनिवर्सिटी जाने लगे फर्दर स्टडी के लिए, तो उनकी ग्रैंड मदर उन्हें रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आई। तो कैसे उन्होंने उन्हें सी ऑफ किया? आंसर इज, शी वॉज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल. She kept silent and didn't show her emotions. Her lips moved in prayers and her fingers were busy telling the beads of her rosary. She only kissed the narrator's forehead. She cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between them. तो जब ऑथर की ग्रैंड मदर उन्हें रेलवे स्टेशन पर शी ऑफ करने आई तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, बिल्कुल भी वो
सेंटिमेंटल नहीं थी और ना ही उन्होंने अपना कोई इमोशन दिखाया, वो चुप रही और उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर के लिए मूव हो रहे थे और उनके फिंगर्स अपनी जप की माला को जपने में बिजी थे। ग्रैंडमदर ने नरेटर के माथे पर किस किया तो नरेटर को ऐसा लगा कि जो ये मॉइस्ट है उनके किस की जो नमी है वो शायद उनके बीच का लास्ट फिजिकल टच है। शायद इसके बाद वो अपने ग्रैंडमदर को ना मिल पाएं जब वो लौट के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट साइन of physical contact between the author and the grandmother? Why did the author think that to be the last physical contact? तो वो ऑथर और ग्रैंडमदर का जो लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था उसका लास्ट साइन क्या था और ऑथर को ऐसा क्यों लगा कि वो उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है? आंसर इज द ग्रैंडमदर किस्ड Khushwant Singh on his forehead. The author thought that this was perhaps the last sign of physical contact between them. She was going away for 5 years. She was extremely old and at her age, one could never tell whether she would be alive for long. तो जब ग्रैंडमदर ने खुशवंत सिंह जो ऑथर हैं उनके फोरहेड पर किस किया तो ऑथर को लगा कि शायद ही उनके बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, क्योंकि वो 5 सालों के लिए अपनी स्टडी के लिए जा रहे हैं और उनकी जो ग्रैंडमदर है वो इतनी बूढ़ी हैं और इस एज में हैं, तो ये सोच पाना शायद मुश्किल है कि वो जब वो वापस आएंगे लौटकर 5 इयर्स के बाद तो शायद वो अपनी ग्रैंडमदर से मिल भी पाएँ या ना मिल पाएँ, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर प्रे इन द इवनिंग ऑन द डे नरेटर केम बैक होम? तो जब नरेटर घर वापस आए लौटकर तो उस दिन ग्रैंडमदर ने प्रे क्यों नहीं किया? सो यू कैन राइट, देयर वाज अ स्ट्रेंज चेंज इन हर बिहेवियर. शी वाज ओवर एक्साइटेड. शी सेलिब्रेटेड द अराइवल ऑफ हर ग्रैंडसन. शी कलेक्टेड ऑल द women of the neighborhood. For hours she continued singing and beating the drum. She had to be persuaded to stop to avoid overstraining. Perhaps it was the first time that she didn't pray. तो जब उनके ग्रैंडमदर के जो ग्रैंडसन हैं वो 5 इयर्स के बाद घर लौट कर आए तो उस दिन उनके ग्रैंडमदर के बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज था. वो बहुत एक्साइटेड थी और अपने ग्रैंडसन के घर आने को वो सेलिब्रेट कर रही थी. उन्होंने पड़ोस की जितनी औरतें हैं सबको इकट्ठा किया और घंटों तक वो गाती रही, ड्रम बीट करती रही. नरेटर और उनके पेरेंट्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि वो ओवर एक्साइटेड ना हो, लेकिन वो नहीं रुक रही थी और शायद इसी टाइम ये फर्स्ट टाइम था जब वो प्रे नहीं कर रही थी. प्रे करने के अलावा वो कोई दूसरा काम कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंडमदर डाई? ग्रैंडमदर कैसे मर गई? आंसर इज द ग्रैंडमदर रियलाइज्ड दैट हर एंड वाज नियर. शी कंटिन्यूड प्रेइंग. Her fingers were busy in telling the beads of her rosary. She lay peacefully in bed. She did not talk to anyone. After some time, her lips stopped moving. The rosary fell down from her fingers. She died peacefully. तो ग्रैंडमदर को ये रियलाइज़ हो गया था कि उनका जो अंत है, उनकी जो डेथ है वो अब पास है, मीन्स वो मरने वाली हैं. उन्होंने प्रे करना कंटिन्यू रखा. उनकी जो फिंगर्स थी वो जप की माला को जपने में बिजी थी. वो शांति से बेड पर लेटी रही. उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की उस दिन और कुछ समय बाद उनके जो लिप्स हैं वो मूव करने रुक गए और उनकी रोजरी उनके हाथों से गिर गई और वो शांतिपूर्वक मर गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पैरोज शो दैट दे हैड नॉट कम फॉर द ब्रेड? तो स्पैरोज ने ये कैसे दिखाया, ये कैसे शो किया कि वो ब्रेड खाने के लिए नहीं आए हैं? इस क्वेश्चन को इस तरह भी दिया जा सकता है कि हाउ डिड द स्पैरो पे देयर लास्ट होमेज टू द ग्रैंडमदर? सो आंसर इज द ग्रैंडमदर ले डेड. Thousands of sparrows came there. They did not chirp. They paid their last homage to the old lady silently. She used to feed them regularly. The narrator's mother threw some crumbs of bread to them. They took no notice of them. As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away quietly. तो जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी तो वहाँ 1000 ऑफ स्पैरोज वहाँ इकट्ठा हो गई. उन्होंने कोई आवाज़ नहीं की, वहाँ उन्होंने कोई शोर नहीं किया
ये चुपचाप वहाँ बैठी रही क्योंकि ग्रैंड मदर स्पैरोज़ को दाना डाला करती थी हमेशा। और जब नरेटर की मदर को लगा कि शायद ये ब्रेड खाने आई हैं, दाना खाने आई हैं, तो उन्होंने कुछ ब्रेड के टुकड़े उनको दिए, लेकिन स्पैरोज़ ने उन ब्रेड क्रम्स की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया तो स्पैरोज़ भी चुपचाप वहाँ से उड़ गई। इस तरह उन्होंने अपने उनका जो दुख था ग्रैंड मदर के लिए उसको शो किया। So in this video we have completed some important question answer of class 11th English book Hornbills, first chapter The Portrait of a Lady. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। For more updates you can like, share, comment and subscribe the video. Thanks for appreciating our videos. Thank you so much for watching.